समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के बारे में आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं क्योंकि ये हमेशा चर्चा में बना हुआ है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा। इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। अभी आप देखते हैं कि जो क्रिमिनल कानून होते हैं वो तो सब पर एक जैसे लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन जो सिविल कानून है, जाति जिसमें शादी की बात कर लीजिए, या फिर आप देखते हैं संपत्ति में बंटवारे की बात कर लीजिए, शादी विच्छेद की बात कर लीजिए यानी कि तलाक की बात कर लीजिए, या आप देखिए गोद लेने की बात कर लीजिए। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में, समुदाय में ये अलग अलग आपको देखने को मिलता है। तो उन सबको एक जैसा करने की बात हो रही है। तो समान नागरिक संहिता के बारे में एक सामान्य चर्चा हम लोग कर लेते हैं, विस्तार से इस पर जान लेते हैं। समान नागरिक संहिता भारत की विधिक एवं सामाजिक परिदृश्य में एक लंबे समय से लंबित और जटिल मुद्दा बना रहा और यूसीसी का उद्देश्य वर्तमान प्रणाली को बदलना है, जहां विभिन्न धार्मिक समुदाय विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण जैसे मामलों में अपने स्वयं के व्यक्तिगत कानूनों का पालन करते हैं। और समर्थकों का तर्क है कि यूसीसी राष्ट्रीय एकीकरण, लैंगिक न्याय और विधि के समक्ष समता को बढ़ावा देगा, जबकि आलोचक चिंता जताते हैं कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण को क्षति पहुंचाता है। और समान नागरिक संहिता की अवधारणा स्वतंत्रता के बाद से ही भारत के संवैधानिक ढांचे का अंग रही है और जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के रूप में शामिल किया गया। हालांकि इसका क्रियान्वयन दशकों से बहस और विवाद का विषय रहा है। समान नागरिक संहिता के इर्द गिर्द होने वाली चर्चा धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकार और समान नागरिक विधि एवं भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं के बीच संतुलन जैसे संवेदनशील मुद्दों को स्पर्श करती है। ये तो उसी की बात हो रही है। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे समान नागरिक संहिता आखिर होती क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। समान नागरिक संहिता से संबंधित संवैधानिक, ऐतिहासिक और प्रमुख न्यायिक घोषणाएं कौन कौन सी हैं उन्हें भी जान लेंगे। और समान नागरिक संहिता के पक्ष में जो लोग हैं उनके क्या तर्क हैं, वो लोग क्या कहते हैं, उस पर भी बात करेंगे। और जो लोग इसका विरोध करते हैं उनके क्या तर्क हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, जान लेंगे। सबसे पहले बात आती है कि समान नागरिक संहिता क्या है। तो समान नागरिक संहिता भारत के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, विरासत, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाली विधियों के एक समूह को संदर्भित करती है। आप देखते हैं कि आपके पड़ोस में किसी और जाति धर्म की कोई महिला रह रही है तो उसके अधिकार कुछ और है और आपके घर की महिला के अधिकार कुछ और है। इसी को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं, भैया जब एक संविधान है, एक झंडा है, एक देश है, तो अलग अलग कानून कैसे हैं और महिलाओं के साथ ये भेदभाव क्यों है कि उस धर्म की महिलाओं को कुछ और अधिकार मिले हुए हैं, इस धर्म की महिलाओं को कुछ और अधिकार मिले हुए हैं। उन सबको एक करिए ना। समान नागरिक संहिता की अवधारणा को उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के रूप में किया गया, जहां कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह कानूनी रूप से परिवर्तनीय अधिकार नहीं है और बल्कि राज्य के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, ये आप देखते हैं कि राज्यों पर निर्भर है। अगर वो लागू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं लागू करवाए जा सकते हैं। समान नागरिक संहिता से संबंधित संवैधानिक इतिहास और प्रमुख न्यायिक घोषणाएं। आरंभिक बहस। तो मूल अधिकारों पर उपसमिति। संविधान के लिए मूल अधिकारों का मसौदा तैयार करने के क्रम में उपसमिति सदस्यों BR अम्बेडकर, जिन्हें भीमराव अम्बेडकर साहब की बात हो रही, संविधान का पिता कहते हैं आप लोग, KM मुंशी और मीनू मसानी ने यूसीसी को अपने मसौदे में शामिल किया था। अधिकारों का विभाजन। उपसमिति ने मूल अधिकारों को वाद अयोग्य श्रेणियों में विभाजित किया। यूसीसी को वाद अयोग्य श्रेणी में रखा। मीनू मसानी, हंसा मेहता और अमृत कौर ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि धर्म पर आधारित व्यक्तिगत कानून राष्ट्रीय एकता में बाधा डाल सकते हैं। उन्होंने समान नागरिक संहिता को वाद योग्य अधिकार के रूप में पेश करने की वकालत की थी। संविधान सभा की बहस। तो अनुच्छेद 35 का मसौदा। अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद 35 के मसौदे, जो बाद में अनुच्छेद 44 बना, ने समान नागरिक संहिता का निर्देशक तत्व में शामिल किया और जिससे यह गैर अधिदेशात्मक हो गया। और इस्माइल साहिब और पोकर साहिब बहादुर जैसे मुस्लिम नेताओं ने तर्क दिया कि समान नागरिक संहिता धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है और इससे असमंजस पैदा होता है। यूसीसी के बचाव में तर्क। तो KM मुंशी, उन्होंने राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता के लिए समान नागरिक संहिता की वकालत की, जहां हिंदू समुदायों की चिंताओं पर
भी ध्यान दिया। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उन्होंने तर्क दिया कि समान नागरिक संहिता से सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा। सवाल उठाया गया कि मौजूदा कानून दंड संहिता के विरुद्ध कोई विरोध क्यों नहीं हुआ। भीमराव अंबेडकर, उन्होंने समान नागरिक संहिता की वैकल्पिक प्रकृति पर बल दिया। इसे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल करने को समझौता बतलाया। यूसीसी पर प्रमुख न्यायिक घोषणाएं, तो साहेबानो केस 1985 का है। एक केस आप लोग जरूर याद रखा करिएगा, कई बार प्रीलिम्स में पूछ लेता है, कई बार मुख्य परीक्षा या निबंध लिख रहे हैं वहां भी इनका उल्लेख कर सकते हैं। तो न्यायालय ने एक मुस्लिम महिला के भरण पोषण के अधिकार की पुष्टि की और समान नागरिक संहिता को राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़कर देखा। 1985 में जॉर्डन डेयंग डे मामला, ये तलाक कानून की विसंगतियों को उजागर किया और विधिक एकरूपता के लिए यूसीसी की मांग की। और आप देखते हैं कि 1995 का सरला मुदगल मामला, समान नागरिक संहिता यूसीसी का प्रबल समर्थन किया और विशेष रूप से बहुसंख्यक हिंदू आबादी के लिए और इसके क्रियान्वयन में हो रही देरी पर सवाल भी उठाया। 1996 का पन्नालाल बंसीलाल पिट्टी मामला, भारत की बहुलवादिता को स्वीकार किया गया तथा समान नागरिक संहिता के क्रमिक क्रियान्वयन का तर्क भी दिया गया। सन 2000 में लिली थॉमस मामला, सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराधिकार के संदर्भ में यूसीसी का पर बल दिया। और सर्वोच्च न्यायालय ने कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और 2003 में जॉन बलमटम मामला, ईसाई पर्सनल लॉ में मौजूद भेदभावपूर्ण प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया। समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया गया। 2014 में शबनम हाशमी मामला, ये आप देखते हैं किशोर न्याय अधिनियम को यूसीसी से जोड़ा गया और धर्मनिरपेक्ष कानूनों की आवश्यकता पर बल दिया गया। एक आप देखिए 2017 का मामला है साहिरा बानो केस 2017 का, इसने 3 तलाक के मुद्दे को संबोधित किया और समान नागरिक संहिता पर बहस को फिर से प्रेरित किया, लेकिन इससे मानवाधिकारों के मुद्दे से अलग देखा गया है। अब ये पॉइंट नोट जरूर कर लीजिए, समान नागरिक संहिता के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं और आप लोगों को देखिए इसके पक्ष में जो लोग हैं उनके क्या तथ्य हैं, वो क्या बातें कहते हैं, उनको भी याद रखना है। जो इसका विरोध करते हैं उनकी क्या चिंता है, वो भी आपको याद रखना है। विधि के अंतर्गत समता, धार्मिक बाधाओं को तोड़ना, समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और व्यवहार सुनिश्चित करेगी और चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के अनुरूप जो विधि के समक्ष समता की गारंटी देता है। समान नागरिक संहिता विवाह कानूनों को मानकीकृत करेगी तथा लैंगिक समानता एवं धार्मिक तटस्थता को बढ़ावा देगी। उत्तराखंड में हाल ही में समान नागरिक संहिता का क्रियान्वयन, जहां बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया और सभी के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई, संभावित राष्ट्रीय क्रियान्वयन के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है। ये आप देख लीजिए, उत्तराखंड की बात हो रही है। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है, राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। और आपको मालूम है इसका आप देखते हैं कि कुछ लोग एक कहकर विरोध करते हैं और कुछ लोग इसके पक्ष में कहते हैं मुस्लिमों की 3-3, 5-5 शादियां होती है ना, उस पर रोक लग जाएगा, वो बहु विवाह नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं, जो पक्ष करते हैं, कहते हैं ऐसा टाइट हो जाएगा, वो लोग टाइट हो जाएंगे। भैया आप लोग देखेंगे अगर आंकड़े तो सब धर्मों में आप देखते हैं कि कई लोग 2-2, 3-3 शादियां करते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात होती है, जो लोग इसके पक्ष में वो कहते हैं पित्त सत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देना। कई व्यक्तिगत कानूनों की महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण होने के लिए आलोचना की जाती है। समान नागरिक संहिता 3 तलाक, समान उत्तराधिकार अधिकार, बाल विवाह जैसे मुद्दों का समाधान कर सकती है। और आप देखते हैं कि NFHS 5 के अनुमानों से पता चला है कि 20 से 24 वर्ग आयु वर्ग की 23.3% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो गया। यह समान विवाह कानून की आवश्यकताओं को उजागर करता है। यूसीसी संभावित रूप से इस संख्या को कम कर सकती है। कानूनी प्रणाली को सरल बनाना, व्यक्तिगत कानूनों को सुव्यवस्थित करना। भारत में धर्म के आधार पर कई व्यक्तिगत कानूनों की वर्तमान प्रणाली एक जटिल कानूनी परिदृश्य का निर्माण करती है। अब आप देखिए, वो अदालतें भी सोचती हैं कि अगर सिविल मामला है तो वो किसके अंडर में होगा, वो किस धर्म का है, किस जाति का है, अदालतों को देखना पड़ता है। तो वहां भी अगर आप देखिए यूसीसी लागू हो जाता है तो वो सबके लिए समान कानून रहेगा, तो वहां भी परेशानी नहीं होगी। समान नागरिक संहिता इस प्रणाली को सरल बनाएगी, जिससे न्यायालयों के लिए न्याय करना आसान हो जाएगा, नागरिकों के लिए अपने अधिकारों को समझना सरल हो जाएगा। सिविल मामलों में पर्सनल लॉ संबंधी विवाद एक बड़ी जिम्मेदारी, आप देखिए हिस्सेदारी रखते हैं। और आप देखेंगे कि जिससे न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में वृद्धि होती है और एकीकृत संहिता संभावित रूप से इस बोझ को कम कर सकती है। और आप देखिए कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बना सकती है। राष्ट्रीय एकता की भी बात होती है। तो एकीकृत भारतीय पहचान को बढ़ावा देना समर्थकों का तर्क है कि समान नागरिक संहिता नागरिक मामलों में धार्मिक पहचान की तुलना में नागरिकता पर बल देकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगी।
या जर्गने हैबरमास, ये आप देखते हैं कि जैसे विद्वानों द्वारा समर्थित संवैधानिक देशभक्ति के विचार से मेल खाता है। ये सभी समुदायों के लिए समान दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता आईपीसी का सफल क्रियान्वयन इस बात का उदाहरण है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में एक एकीकृत कानून किस प्रकार कार्य कर सकता है। आधुनिकीकरण और सामाजिक सुधार, तो समान नागरिक संहिता सभी समुदायों में पुरानी प्रथाओं में सुधार लाने और व्यक्तिगत कानूनों को समकालीन सामाजिक मूल्यों के अनुरूप बनाने का एक अवसर सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिक संबंधों को वैध बनाना आधुनिक व्यक्तिगत कानूनों की आवश्यकता को उजागर करता है। और समान नागरिक संहिता संभावित रूप से विवाह, दत्तक ग्रहण, उत्तराधिकार जैसे मामलों, एलजीबीटीक्यू और प्लस अधिकारों जैसे मुद्दों को संबोधित कर सकती है, और जिन्हें वर्तमान में विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत समान रूप से मान्यता नहीं दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय सरीकरण, वैश्विक प्रवृत्तियों के साथ तालमेल बनाए रखना, विविध जनसंख्या वाले कई देशों ने एकीकृत नागरिक संहिताओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। वर्ष 1926 में तुर्की द्वारा धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता का अंगीकरण करना इसका एक प्रमुख उदाहरण है। समान नागरिक संहिता के अंगीकरण से भारत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप बन सकता है, जिससे वैश्विक सूचकांक जैसे ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक पर इसकी स्थिति में सुधार हो सकता है, जहां यह आप देखिए वर्तमान में 146 देशों के बीच 129वें स्थान पर है हम लोग। अब जो लोग इसका विरोध करते हैं वो क्या तर्क देते हैं, उनके क्या तर्क हैं, ये भी नोट कर लेना है। एक सांस्कृतिक संरक्षण, तो भारत की विविध विरासत की रक्षा करना। भारत का बहुलवादी समाज सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रथाओं के समृद्ध मिश्रण से चिन्हित होता है, और जिसमें से कई व्यक्तिगत कानूनों के तहत संरक्षित हैं। आलोचकों का तर्क है कि समान नागरिक संहिता इस विविधता को नष्ट कर सकती है और सांस्कृतिक एकरूपता की ओर ले जा सकती है। उदाहरण के लिए खासी जनजाति की अद्वितीय मातृ वंशीय उत्तराधिकार प्रणाली खतरे में पड़ सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता, तो धर्मनिरपेक्षता, आस्था में संतुलन रखना। समान नागरिक संहिता के विरोधियों का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटी की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है। उनका तर्क है कि व्यक्तिगत कानून कई समुदायों के लिए धार्मिक आचरण का अभिन्न अंग है। फ्यूरो रिसर्च सेंटर के वर्ष 2021 के एक सर्वेक्षण में पाया कि 84% भारतीय अपने जीवन में धर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। धर्म से प्रभावित व्यक्तिगत कानूनों में किसी बदलाव को संभावित प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। अल्पसंख्यक अधिकार, कमजोर समुदायों की सुरक्षा का करना। ऐसी चिंताएं व्यक्त की गई हैं कि समान नागरिक संहिता अल्पसंख्यक समुदायों को असंगत रूप से प्रभावित कर सकती है, जिससे उनमें संभावित रूप से हाशिए पर धकेले जाने की भावना पैदा हो सकती है। आलोचकों ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन की ओर ध्यान दिलाया, जिससे अल्पसंख्यक समूह के विरोध का सामना करना पड़ा, जहां उनका कहना है कि इससे उनकी परंपराओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। भारत की अल्पसंख्यक आबादी, जो कुल आबादी का लगभग 19.3% है 2011 की जनगणना के अनुसार। और देखिए, जनगणना की बात करें तो हर 10 साल में होता है, लेकिन इस बार नहीं हुआ। आप देखिए 2021 में कोरोना महामारी के कारण। और जनगणना पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना शुरू हुई थी। बहुसंख्यक प्रथाओं से अधिक प्रभावित हो सकती है, जिससे उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान कमजोर हो सकती है। व्यवहारिक क्रियान्वयन, तो लॉजिस्टिकल बाधाओं पर काबू पाना। आलोचकों का तर्क है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सभी समुदायों को संतुष्ट कर सकने वाली समान नागरिक संहिता का निर्माण करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। विधि आयोग की वर्ष 2018 की रिपोर्ट में देश की विविधता का हवाला देते हुए निष्कर्ष दिया गया था कि वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय है। चुनौती इस तथ्य से स्पष्ट है कि हिंदू कानून में भी, जिसे 1950 के दशक में संहिताबद्ध किया गया था, अभी भी क्षेत्रीय भिन्नताएं मौजूद हैं। उदाहरण के लिए हिंदू उत्तराधिकार केरल संशोधन अधिनियम 2015 केरल में भिन्न उत्तराधिकार नियमों का प्रावधान करता है। संघवाद संबंधी चिंता है। राज्य बनाम केंद्र प्राधिकार, एक राष्ट्रव्यापी समान नागरिक संहिता का क्रियान्वयन संभावित रूप से भारत के संघीय ढांचे का उल्लंघन कर सकता है। व्यक्तिगत कानून संविधान की संबद्ध सूची के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को उन पर कानून बनाने का अधिकार है। आलोचकों का मानना है कि केंद्र द्वारा अधिरोपित समान नागरिक संहिता राज्य स्वायत्तता को कमजोर कर सकती है। हाल ही में उत्तराखंड में राज्य की स्वयं की पहल के रूप में यूसीसी का क्रियान्वयन सवाल खड़े करता है, और राष्ट्रीय समान नागरिक संहिता राज्य विशिष्ट कानूनों और रीति रिवाजों के साथ किस प्रकार तालमेल स्थापित करे, ये आप देखिए करेगी। आर्थिक प्रभाव की बात होती है, तो आप देखिए कानूनी सुधार की पिछन लागते हैं, ये आप देखेंगे।
ये आपको देखने को मिलेगा कि यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रणाली में बड़े पैमाने पर सुधार की आवश्यकता होगी और जिसके लिए संभावित रूप से महत्वपूर्ण लागतें उठानी पड़ेगी। और इसमें कानूनी पेशेवरों को पुनः प्रशिक्षित करना, कानूनी डेटाबेस को अद्यतन करना, संक्रमण काल के दौरान न्यायालय पर बोझ बढ़ाना शामिल है। आलोचकों का तर्क है कि जहां भारत की न्यायपालिका पहले से ही 47 मिलियन से अधिक लंबित मामलों का सामना कर रही है, सामान्य नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संसाधनों का बेहतर उपयोग यह होगा कि उन्हें मौजूदा न्यायिक अक्षमताओं को दूर करने के लिए किया जाए। अब आप देखिए, ये तो आप देखिए पक्षकारों का, जो पक्षकार हैं, जो आलोचक हैं, उनकी आप देखते हैं कहानी हो गई। आगे की अगर हम लोग कहानी की बात करें ना, तो आप देखिए समावेशी संवाद की बात होती है। लोग कहते हैं कि परामर्श के माध्यम से आम सहमति का निर्माण करना चाहिए, सबकी सहमति से इस तरह का कानून लाना चाहिए। और चरणबद्ध क्रियान्वयन, वर्तमान के लिए क्रमिक दृष्टिकोण, अचानक आमूलचूल परिवर्तन के बजाय यूसीसी का चरणबद्ध क्रियान्वयन अधिक व्यवहार और कम विघटनकारी सिद्ध हो सकता है धीरे धीरे। संवैधानिक सुरक्षा की बात, खासकर अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा की बात करनी चाहिए। किसी भी समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन में अल्पसंख्यक अधिकारों, सांस्कृतिक प्रथाओं की रक्षा के लिए सुदृढ़ संवैधानिक सुरक्षा उपाय शामिल होने चाहिए। साक्ष्य आधारित सुधार, राज्य स्तरीय पहलों से प्रेरणा ग्रहण करना, आगे बढ़ने के लिए व्यक्तिगत कानून सुधारों से संबंधित मौजूदा राज्य स्तरीय पहलों का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए और फिर लागू करना चाहिए। उदाहरण के लिए गोवा की नागरिक संहिता, जो पुर्तगाली शासन के समय से लागू है। उत्तराखंड में हाल ही में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के परिणामों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। और यह साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण राष्ट्रीय यूसीसी के डिजाइन को सूचना संपन्न कर सकता है तथा सफल रणनीतियों और संभावित खामियों को उजागर कर सकता है। यह यूसीसी के पक्ष और विपक्ष में तर्कों को समर्थन देने या फिर संशोधित करने के लिए ठोस आंकड़े भी उपलब्ध करा सकता है। तो एक आम सहमति बननी चाहिए। अगर अच्छी बात है, अगर सुधार अच्छी दिशा में हो रहा है तो सबको स्वागत करना चाहिए। और कुछ चिंताएं अगर किसी की हैं तो उन चिंताओं को दूर कर देना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, देखिए, देश एक है और हम लोग एक हैं, सभी धर्म जातियों के सब भारतीय हैं। तो सब लोग बैठकर, सब लोग एक तरह से आम सहमति बनाकर कोई अच्छा सुधार है तो होना चाहिए ना। कुछ अगर आप देखिए आपके नियम कानूनों में, धर्म में कुछ कमियां हैं तो उससे दूर होना चाहिए ना, उसमें दोहराए क्या होने चाहिए। चलिए, आपका कोई अब सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।